हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर फर्स्ट। मैं मोहम्मद कयूम, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मिर्जा गालिब कॉलेज गया, ऑनलाइन क्लास से मुखातिब हूँ। मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पॉलिटिकल थ्योरी जो पेपर है उसको बताने का काम कर रहे हैं। उसी सिलेबस में आगे बढ़ते हुए आज मैं आप लोगों को नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बताएंगे। राज्य की प्रकृति के बारे में। राज्य की प्रकृति और राज्य का स्वरूप कैसा है उसके बारे में बताएंगे। राज्य की प्रकृति या स्वरूप जो है राजनीति विज्ञान की एक मौलिक समस्या रही है। इसकी खोज में शुरू से ही विद्वान संलग्न रहे हैं। इनकी प्रकृति की खोज में विद्वान जो है शुरू से ही सतत प्रयत्नशील रहे हैं और उन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है कि इसकी प्रकृति के संबंध में कई प्रकार के सिद्धांत आज हमारे समक्ष विद्यमान है। लेकिन इनकी प्रकृति, पॉलिटिकल साइंस की प्रकृति, नेचर के का अभी तक संपूर्ण समाधान नहीं हो पाया। आज भी इस पर काफी मत भिन्नता है। अतः हम इन्हीं मत भिन्नताओं को दृष्टिपात करते हुए राज्य का वास्तविक स्वरूप, राज्य का वास्तविक प्रकृति को जानने का प्रयास करेंगे। राज्य की प्रकृति से संबंधित जिन जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उसमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। इसमें सबसे पहला है शक्ति सिद्धांत। फोर्स थ्योरी।
कुछ विचारकों के अनुसार राज्य का एकमात्र आधार शक्ति है। शक्ति ही वह आधार है जिस पर राज्य टिका हुआ है, जिस पर राज्य स्थिर है। कुछ विद्वान जो है राज्य को सत्ता संस्था या शक्ति व्यवस्था, इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर के रूप में मानते हैं। राज्य को शक्ति की संस्था मानते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर मानते हैं। सर्वप्रथम जो है मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के रूप में शक्ति पर जोर दिया। भय, फियर को उसने राज्य का आधार बताया। बाद में चलकर हॉब्स, कॉम्टे और बेंथम ने भी बताया कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण शक्ति ही है और शक्ति के महत्व पर बल दिया। यानी बाद में मैकियावेली के बाद हॉब्स, कॉम्टे और बेंथम ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। कॉम्टे के शब्दों में प्रत्येक मानव समाज का आधार बल होता है। कॉम्टे कहते हैं कि प्रत्येक मानव समाज का आधार जो है वह बल होता है। इतिहास से प्रमाण देकर उसने इस कथन को प्रमाणित किया। प्रोफेसर टी.एन. कार्वर के अनुसार राज्य शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रोफेसर टी.एन. कार्वर कहते हैं कि राज्य जो है शक्ति के अलावे और कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि राज्य जो है बलवानों द्वारा निर्बलों को जीत लेने से उत्पन्न हुआ, शक्तिशालियों द्वारा कमजोरों को जीत लेने से निर्मित हुआ। यह इसी शक्ति का परिणाम है और इसी पर संगठित किया जाता है। इसके नियमों और नीतियों का निर्धारण जो है, नियंत्रण और पालन केवल शक्ति या सत्ता के बल पर होता है। यानी शक्ति जो चाहती है उसी प्रकार की नीतियों का निर्माण होता है, उसी प्रकार के नियमों का निर्माण होता है और उसी प्रकार से नियंत्रण होता है और उसी प्रकार से उसी के मतानुसार पालन पोषण होता है। हीगल ने भी युद्ध को राज्य के जीवन का आवश्यक तत्व और इतिहास का निर्णायक तत्व बताया। नीत्शे का विचार है कि सर्वोच्च पुरुष की स्थापना शक्ति सिद्धांत के आधार पर हुई। स्पेंसर कहते हैं कि पाशविक शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य की स्थापना की गई है। पाशविक मतलब राक्षसी शक्ति का यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए राज्य की स्थापना की गई है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व नाजियों और फासिस्टों ने 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। उसके पूर्व नाजियों और फासिस्टों ने भी शक्ति की ही पूजा की। हिटलर, मुसोलिनी का नाम आता है। ये सभी जो थे ये शक्ति का ही प्रयोग किए, शक्ति को ही इन्होंने प्राथमिकता दिया और शक्ति के बल पर ही इन्होंने
शासन किया राज्य पर। तो इनके कृतियों से भी राज्य का स्वरूप निर्मित हुआ। वे केवल बल के आधार पर अपनी संस्कृति का प्रचार करना चाहते थे। फासिस्टवादी और नाजी लोग जो थे वह केवल शक्ति के आधार पर ही अपनी विचारधारा को संपूर्ण समाज पर, संपूर्ण देशवासियों पर थोपना चाहते थे। इतिहास साक्षी है कि शक्ति के आधार पर राज्य स्थापित हुए हैं और उनका विस्तार भी हुआ। इतिहास गवाह है कि शक्ति के आधार पर राज्य स्थापित हुए और उनका विस्तार भी हुआ, यानी फैलाव भी हुआ। शक्ति के आधार पर राज्य का तो निर्माण हुआ ही, विस्तार भी हुआ। विस्तार मतलब एक राज्य दूसरे राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेते थे। एक राज्य दूसरे राज्य को, राज्य की सीमाओं को, भौगोलिक क्षेत्रों को आक्रमण करके बलपूर्वक जो है अपने क्षेत्रों में समाहित कर लेते थे। विस्तारवादी नीति के अंतर्गत, विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए। तो यहां पर भी शक्ति परिलक्षित होती है, यहां पर भी शक्ति नजर आती है। शक्ति सिद्धांत जो है सदा जो है जन समूह पर अपनी इच्छा को लादता है। शक्ति सिद्धांत के मानने वाले जो है जन समूह, जो जनता का जो समूह है, उस पर अपनी इच्छाएं सदैव जो है थोपने का काम करती है। सदैव जो है अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को शक्ति के बल पर इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। वो जन समर्थन के भावनाओं की अवहेलना करती है, जन समर्थन के भावनाओं से खिलवाड़ करती है, जन समर्थन की भावनाओं को नजरअंदाज करती है और सिर्फ अपने ही व्यवस्थाओं को सही ठहराने का प्रयास करती है, सही ठहराने को आतुर रहती है। आज भी प्रत्येक देश को बाहरी आक्रमण से बचाव और आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस तथा सेना की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये शक्ति का एक अन्य रूप हो गया, जिसके द्वारा बाहरी आक्रमण और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। शक्ति सिद्धांत के सबसे बड़े जो प्रतिवादी थे टी.एच. ग्रीन भी समाज में बल प्रयोग के अनेक प्रमाण पाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि बल के आधार पर, शक्ति के आधार पर कोई राज्य जो है अधिक समय तक कायम नहीं रह सकता है। केवल शक्ति के आधार पर कोई भी राज्य अपनी जनता पर, अपने जन समूह पर बहुत अधिक समय तक नियंत्रण नहीं रख सकती है, बहुत अधिक समय तक राज्य को संचालन नहीं कर सकती है। प्रजा वर्ग के एक बहुत बड़े भाग की श्रद्धा पर ही राज्य कायम रह सकता है। यानी जनता जो है जब तक समर्थन करेगी तभी तक उनकी नीतियों को अमली जामा पहनाया जाता रहेगा। जिस दिन जनता आंदोलित हो जाएगी, शक्ति सिद्धांत जो है निष्क्रिय हो जाएगा, शक्ति सिद्धांत खत्म हो जाएगा।
महात्मा गांधी जी का पूर्ण विश्वास था कि प्रेम और हृदय परिवर्तन ही राज्य का आधार है। यानी प्रेम से और हृदय से ही राज्य संचालित होता है, राज्य बनता है। इस सिद्धांत में शक्ति का प्रयोग जो है केवल अल्पकालीन समय के लिए ही हो सकता है। तो ये शक्ति सिद्धांत के बारे में विभिन्न विद्वानों का इस तरह का विचार हमारे आपके बीच में विद्यमान है। दूसरा है राज्य की प्रकृति के संबंध में दूसरा जो सिद्धांत है वह व्यक्तिवादी सिद्धांत है, इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी है। इस विचार के मानने वाले लोग जो हैं, व्यक्तिवादी विचारक जो हैं, राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। कृत्रिम मतलब बनावटी, आर्टिफिशियल। इस विचार के मानने वालों का कहना है कि राज्य जो है एक कृत्रिम संस्था है, एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। उनके मत में अन्य समुदायों की भांति राज्य जो है व्यक्तियों के समूह के अतिरिक्त कुछ नहीं है। राज्य की प्रकृति की यह धारणा बहुत प्राचीन है। राज्य प्रकृति की जो यह धारणा है वह बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन यूनान के सोफिस्ट विचारक जो है राज्य को स्वाभाविक संस्था नहीं मानते थे, बल्कि राज्य को एक आवश्यक बुराई ही बतलाते थे। उन्नीसवीं शताब्दी में व्यक्तिवादी सिद्धांत का पर्याप्त प्रचार हुआ। बेंथम और हर्बर्ट स्पेंसर के नाम मुख्यतः लिए जाते हैं व्यक्तिवादी विचारकों में। व्यक्तिवादी विचारक जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते हैं। यानी व्यक्तिवादी जो विचारक हैं वह राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते हैं। नेसेसरी इविल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य एक बुराई है फिर भी आवश्यक है, आवश्यक भी है और बुराई भी है। बुराई इसलिए है कि यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन करती है। यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करती है। राज्य का जो प्रत्येक कार्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण और अतिक्रमण करता है। इस सिद्धांत के लोगों का मानना है कि राज्य जो है व्यक्ति के स्वतंत्रता का अपहरण करता है, अतिक्रमण करता है। लेकिन आवश्यक इसलिए हो जाता है कि यदि राज्य नहीं होगा तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग जो है आपस में लड़ने कटने लगेंगे और सामाजिक असुरक्षा तथा अशांति फैल जाएगी। कहने का मतलब यह है व्यक्तिवादियों का कि यह बुराई इसलिए है कि यह लोगों के अधिकारों का हनन करती है, लोगों के अधिकारों को
छीनती है, लोगों के अधिकारों का अपहरण करती है, लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण करती है। और आवश्यक इसलिए है, नेसेसरी इसलिए है कि अगर राज्य नहीं रहेगा, अगर राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो लोग जो है आपस में स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपस में कटने लगेंगे, मरने लगेंगे। आपस में इतनी बेमनस्यता बढ़ जाएगी कि अराजक माहौल हो जाएगा, अराजकता का माहौल हो जाएगा और सामाजिक असुरक्षा तथा अशांति फैल जाएगी। समाज जो है असुरक्षित हो जाएगा, चारों तरफ अशांति फैल जाएगी। अतः मनुष्य की मौलिक कमजोरी के कारण, फंडामेंटल कंपल्सरी के कारण राज्य जो है अनिवार्य है, राज्य जो है आवश्यक है। व्यक्तिवादियों के समान अराजकतावादी विचारक भी, इन व्यक्तिवादियों के जैसे ही अराजकतावादी विचारक जो है वो भी जो है राज्य को एक बुराई मूलक संस्था मानते हैं। उनका विश्वास है कि एक समय मनुष्य के स्वभाव में इतना परिवर्तन होगा और सद्गुणों का ऐसा विकास होगा कि राज्य की आवश्यकता ही न रह जाएगी। इस सिद्धांत में सत्यता का बहुत कम अंश है। इस सिद्धांत में सच्चाई जो है बहुत कम है। यह राज्य को केवल बुराई के रूप में ही देखता है। व्यक्तिवादी जो विचारक है, इंडिविजुअलिस्टिक जो लोग हैं, वह राज्य को केवल आवश्यक बुराई के रूप में ही देखते हैं। अच्छाई की ओर ध्यान नहीं देते, अच्छाई की ओर इनका ध्यान नहीं जाता है। यह मानव प्रवृत्तियों और तर्क बुद्धि के प्रतिकूल है। सच पूछा जाए तो राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। राज्य जो है एक वेलफेयर स्टेट है। राज्य जो है एक कल्याणकारी संस्था है। यह सभ्यता के लिए प्रथम आवश्यकता है, यानी सभ्यता को बचाए रखने के लिए यह जो है प्रथम आवश्यकता है। आशीर्वादम कहते हैं कि राज्य को एक बुराई या आवश्यकता मानना भूल है। हम उन आदर्शवादियों से सहमत हैं जो राज्य को निश्चित रूप से एक अच्छाई, पॉजिटिव गुड मानते हैं। राज्य जो है मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र है, क्योंकि इसके सहायता के बिना मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है। शक्ति सिद्धांत और व्यक्तिवादी सिद्धांत के बाद राज्य की प्रकृति के संबंध में एक तीसरा और प्रमुख सिद्धांत जो है वह आइडियलिस्टिक थ्योरी है, आदर्शवादी सिद्धांत है। आदर्शवादी जो है, जो आइडियलिस्टिक विचारक हैं, वह राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक सत्ता मानते हैं, सुपर मोरल पावर मानते हैं। उनके अनुसार एक आदर्श, परम साध्य और सर्वशक्तिमान संस्था राज्य है। उनके अनुसार राज्य जो है एक आदर्श, परम साध्य और सर्वशक्तिमान संस्था है। व्यक्ति और राज्य में विरोध नहीं है, यानी व्यक्ति और राज्य जो है एक दूसरे के विरोधी
नहीं है, बल्कि दोनों अभिन्न हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से काफी लगाव है। राज्य व्यक्तियों के सर्वश्रेष्ठ आंतरिक गुणों का प्रतीक है। इस सिद्धांत के मानने वाले कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्तियों का जो आंतरिक गुण है, व्यक्तियों में जो आंतरिक गुण विद्यमान है, मौजूद होता है, जो हट में छिपा हुआ गुण है, उन गुणों का एक प्रतिफल है, उन गुणों का रिजल्ट है, उन गुणों का प्रतीक है। राज्य की इच्छा का पालन करना अपनी श्रेष्ठतम इच्छा का पालन करना है, क्योंकि राज्य की इच्छा व्यक्ति की वह इच्छा है जो स्वार्थ रहित तथा पुरस्कृत हो चुकी होती है। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य जो है एक नैतिक संस्था है, जिसके द्वारा ही नैतिक जीवन की बाहरी परिस्थितियां तैयार होती है। वह पूरे समाज को स्थिरता, एकता और आधिकारिक आत्मचेतना प्रदान करती है। राज्य जो है लोगों में स्थिरता की भावना पैदा करती है, एकता की भावना पैदा करती है और आधिकारिक आत्मचेतना को प्रदान करती है। इस प्रकार जो है राज्य जो है व्यक्ति का स्वाभाविक विकास और प्रसार करती है, नेचुरली उसका विकास, डेवलपमेंट करती है। अपने सच्चे रूप में व्यक्ति और राज्य एक ही है। आदर्शवादी राज्य को सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान और आदर्श संस्था मानते हैं। आदर्शवादी जो है राज्य को सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान और आदर्श संस्था मानती है। आदर्शवादी सिद्धांत बहुत ही पुराना है। यूनानी विद्वान सुकरात, प्लेटो और अरस्तु इस सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। यानी सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जो है इस सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। ये लोग जो है राज्य को एक नैतिक और स्वाभाविक संस्था मानते हैं, कृत्रिम नहीं। जैसा कि व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं कि राज्य जो है कृत्रिम संस्था है, वहीं जो है आदर्शवादी विचारक जो है राज्य को एक नैतिक और स्वाभाविक, नेचुरली, मोरली और नेचुरली इंस्टीट्यूशन मानते हैं, कृत्रिम नहीं मानते हैं। प्लेटो और अरस्तु के विचार में व्यक्ति का निजी सर्वांगीण विकास जो है राज्य में ही संभव है। राज्य एक सुसंगठित इकाई है, ऑर्गेनिक यूनिटी है, जिसके सभी व्यक्ति अभिन्न अंग हैं। अतः व्यक्ति की सत्ता का राज्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। यानी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी उसके पास संपत्ति हो, धन हो, कितने भी साधन संपन्न हो, वह राज्य से पृथक यानी अलग नहीं रह सकता है, और राज्य से पृथक रहकर उसका अस्तित्व भी नहीं बच सकता है। उसका अस्तित्व जो है राज्य के साथ ही सुरक्षित है, राज्य के साथ ही उसका अस्तित्व बच सकता है। राज्य एक स्वाभाविक और इसीलिए राज्य जो है एक स्वाभाविक संस्था है। यह मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व की आधारशिला है। रूसो ने भी राज्य को नैतिक संस्था बताया है।
जिसकी सामान्य इच्छा जनरल विल के पालन में ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता निहित है। जर्मन दार्शनिक हीगेल इस सिद्धांत की पूर्णता पर अतिरंजित विचार अभिव्यक्त करते हैं। हीगेल के शब्दों में राज्य एक सामूहिक व्यक्ति, एक वैभवशाली प्रणाली और पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। इस प्रकार उसने राज्य को बिल्कुल आदर्श तथा देवतुल्य बना दिया है। उसे सर्वशक्तिमान, रहस्यमय और सत्ता का रूप दे दिया है। सत्ता का रूप उसको अमलीजामा पहना दिया है। इन विचारकों के अतिरिक्त भी कई प्रकार के विचार जो हैं और भी हैं। लेकिन आदर्शवादी सिद्धांत भी सर्वमान्य नहीं है। इसमें राज्य को जो है अत्यधिक महत्व दिया गया है। राज्य को जो है ज्यादा महत्व दिया गया है। फलस्वरूप राज्य जो है निरंकुश और स्वतंत्र होने का खतरा हो जाता है। राज्य को निरंकुश और स्वतंत्र होने का खतरा दिखाई देने लगता है। आगे राज्य की प्रकृति के संबंध में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है लीगल थ्योरी, वैधानिक सिद्धांत। विधि वेता जो है वैधानिक सिद्धांत के जो मानने वाले विचारक हैं वह राज्य को एक वैधिक मानते हैं, लीगल पर्सन मानते हैं, वैधिक व्यक्ति मानते हैं। कानून की दृष्टि में राज्य एक व्यक्ति के समान है। यह एक वैधानिक संगठन है। यह एक ऐसा संघ है जो कानून के अनुसार सारे कार्यों को करता है। यह सिद्धांत भी गलत है। यह केवल राज्य के वैधानिक तत्वों पर ही जोर देता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वैधानिक स्वरूप के अतिरिक्त राज्य के अन्य स्वरूप भी हैं। यानी वैधानिक विचारक जो हैं वह राज्य को एक वैधानिक संगठन मानते हैं। मतलब इनका कहना है कि लीगल रूप से इसका निर्माण हुआ है, लीगल आधार पर इसका निर्माण हुआ है, राज्य का निर्माण हुआ है। और यह एक ऐसा संघ है जो कानून के अनुसार सारे कार्यों को करता है। लेकिन यह सिद्धांत भी गलत है। यह केवल राज्य के वैधानिक तत्वों पर ही जोर देता है। यह केवल राज्य के वैधानिक आधारों पर ही जोर देता है, जो कि सच्चाई यह है कि वैधानिक तत्व के अलावे जो है राज्य के और भी अनेक प्रकृति हैं, अनेक स्वरूप हैं। केवल वैधानिकता के आधार पर जो है राज्य की प्रकृति का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह सिद्धांत भी राज्य का संपूर्ण दर्शन नहीं कराती है। नेक्स्ट है राज्य की प्रकृति के संबंध में वेलफेयर थ्योरी, कल्याणकारी सिद्धांत। बहुत से विद्वान जो है राज्य को एक कल्याणकारी संस्था बतलाते हैं। राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में देखते हैं। इनमें ग्रोसियस और अल्थियुसियस के नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये राज्य को एक संवैधानिक कंपनी के रूप में मानते हैं। इनका कहना है कि राज्य जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपनी है, जिसका संगठन जो है सार्वजनिक हित के लिए किया गया है। इसका निर्माण जो है
सार्वजनिक कल्याण के लिए किया गया है, सार्वजनिक इंटरेस्ट के लिए किया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया गया है। राज्य का जो निर्माण है वह पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया गया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस विचार का समर्थन किया था, लेकिन एक कंपनी से राज्य की तुलना गलत है। एक कंपनी से राज्य की तुलना नहीं हो सकती है। दोनों प्रकार के संगठनों में अनेक मौलिक भेद हैं। जैसे राज्य की जो सदस्यता अनिवार्य है, जबकि कंपनी की जो सदस्यता होती है वह ऐच्छिक होती है, इच्छा पर निर्भर करती है। राज्य का जो उद्देश्य है सार्वजनिक कल्याण है, जबकि कंपनी का संरक्षण राज्य का जीवन स्थायी होता है। जबकि कंपनी का क्षणिक, कंपनी जो होती है वह केवल अपने लाभ के बारे में विचार करती है, वह केवल अपने लाभ के बारे में बताती है। तो राज्य और कंपनी को एक स्तर पर मानना गलत है। राज्य जो है, राज्य का जो स्वरूप है वह वेलफेयर है, राज्य का जो नेचर है वह वेलफेयर है, और कंपनी का जो नेचर है वह लाभ प्राप्ति होता है। आज दुनिया के जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, थोड़ी सी बात, कि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के नाते आप या हम कभी भी राज्य शब्द का प्रयोग करें तो आप इकाई राज्य के बारे में नहीं सोचें, बल्कि देश की अवधारणा को अपने नजर में रखें। आगे में है, आज जो देख रहे हैं हम कि सभी राज्यों का जो एकमात्र उद्देश्य है वह जन कल्याण होता है, लोक कल्याण कार्य होता है। आज सभी देश और सभी सरकारें वेलफेयर होने का दावा करती है, वेलफेयर स्टेट होने का दम भरती है, और यह बहुत सारे देशों में नजर भी आती है। बहुत सारे देशों का एकमात्र जो उद्देश्य हो गया है वह वेलफेयर ही है। इससे हमारा देश भी अलग नहीं है, हमारा देश भी एक वेलफेयर स्टेट है। तो स्टेट के नेचर के लिहाज से वेलफेयर स्टेट जो है आज के वर्तमान समय में काफी प्रासंगिक है। वेलफेयर स्टेट का जो थ्योरी है वर्तमान समय में काफी प्रासंगिक है। आज अधिकांश जन भावना का यह सपना होता है, यह मान्यता है कि राज्य का एकमात्र उद्देश्य जो है वह जन कल्याण होना चाहिए। जन कल्याण के वजह से ही हेल्थ, एजुकेशन, और व्यापारों में सरकार जो है काफी उदारवादी रवैया अपनाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य में राज्य का काफी पैसा निवेश होता है, जो जन भावना के लिए निःशुल्क होता है, जो लोक कल्याणकारी की भावना को मजबूत करती है
लोक कल्याणकारी की भावना को समाज के सामने क्रियान्वित करती है। तो इसमें और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में बताने का हम प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको और देखेंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप फोन करके या फिर और भी माध्यम से मुझे दे सकते हैं। मैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मैं फिर एक बार आप लोगों से विनती करता हूं कि अभी पूरा दुनिया कोविड-19 नामक संक्रमण से गुजर रहा है। हमारे देश में भी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लॉकडाउन है। आप लोग बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और WHO के निर्देशों का पालन करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। और एक विनती और आप लोग से करना चाहते हैं कि ग्रुप का कोई अन्य उपयोग न करें, कोई अन्य सामग्री या कोई अन्य मैसेज सेंड करने का न करें। क्लास से संबंधित ही बातें करें, पढ़ाई से संबंधित ही बातें करें। आशा करते हैं आप लोग सुरक्षित रहें और घर में रहें। फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मुखातिब रहेंगे। धन्यवाद।